हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मंगला ट्यूटोरियल्स। मैं महेंद्र मंगला। आज हम करेंगे आईएससी क्लास 12th रेशो एनालिसिस। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि रेशो क्या होता है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिफरेंट टाइप के रेशोज क्या हैं, उनके फॉर्मूलाज को डिस्कस करूंगा। इससे बाद में एक वीडियो और भी बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सोल्व करके दिखाऊंगा। क्योंकि इस वीडियो में सबसे पहले मुझे बताना है कि रेशो क्या होता है। तो व्हाट इज रेशो? रेशो इज अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, दैट इज व्हाट कॉल्ड रेशो। तो हम उसको एनालाइज कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे कि इसमें हम इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। रेशो इज डिवाइड टू 4 पार्ट्स। कितने पार्ट्स? 4 पार्ट्स। 4 टाइप के रेशो होते हैं। और ये हम रेशो एनालिसिस क्यों करते हैं? जस्ट टू डू द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करने के हमारे पास कई सारे टूल हैं। कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, रेशो एनालिसिस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो जो रेशो एनालिसिस है, इसमें हम रेशो को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे? 4 पार्ट्स में। पहला है लिक्विडिटी रेशो। पहला क्या है? लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो। दूसरा है सोल्वेंसी रेशो, सोल्वेंसी रेशो। तीसरा है एक्टिविटी रेशो। और चौथा है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। ठीक है जी। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि ये 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। पहला रेशो क्या है? करंट रेशो। और दूसरा है क्विक रेशो। सेकंड क्या है बोलिए? क्विक रेशो। क्विक रेशो का एक और नाम भी है, और एसिड टेस्ट रेशो। अगर आपको रेशोज के नाम याद नहीं होते तो मेरे साथ साथ बोलिए, जल्दी याद हो जाएगा। क्विक रेशो और एसिड टेस्ट रेशो। और एक और नाम भी ना है इसका, है लिक्विड रेशो। लिक्विड रेशो भी कहते हैं। अच्छा, इसमें आपके टोटल 4 हैं। पहला है डेट इक्विटी रेशो, डेट इक्विटी रेशो। दूसरा है डेट टू टोटल एसेट, डेट टू टोटल एसेट। तीसरा है प्रोप्राइटरी रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो। और फोर्थ है आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इसमें एक्टिविटी में जो पहला है वो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। सेकंड है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। थर्ड है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। और फोर्थ है हमारा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। ठीक है जी। प्रॉफिटेबिलिटी में पहला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। दूसरा है ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग रेशो। तीसरा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। फोर्थ है नेट प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो। फिफ्थ है आरओआई, आरओआई मीन्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सिक्स्थ है, सिक्स्थ में यहां पे स्पेस कम है तो मैं सिक्स्थ यहां रख रहा हूं। सिक्स्थ, सिक्स्थ इज ईपीएस, ईपीएस, ईपीएस मीन्स अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर
शेयर, और सिक्स्थ आपका है, सिक्स्थ तो हुआ, सेवेंथ आपका है पीई रेशो। पीई रेशो का क्या मतलब हो जाएगा? प्राइस अपॉन अर्निंग, मार्केट प्राइस अपॉन अर्निंग। पी मतलब प्राइस, ई मीन्स अर्निंग, पीई रेशो, मार्केट प्राइस एंड अर्निंग। ओके, तो वी विल डिस्कस वन बाय वन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लिक्विडिटी रेशो की। लिक्विडिटी रेशो हम क्यों बनाते हैं? लिक्विडिटी रेशो हम इसलिए यूज करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो ताकि हमें देख पाएं कि कंपनी जो है वो अपनी करंट लायबिलिटी को टाइम से पेमेंट कर पाएगी या नहीं। करंट एसेट्स वो होती हैं जिनको हम एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। करंट एसेट्स आर दोज विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन ए ईयर एंड द करंट लायबिलिटीज आर दोज विच आर टू बी पेड विद इन ए ईयर। तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर मैं करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी करूं, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, तो ये हमारा है करंट रेशो। आइडियल रेशो है 2:1। और क्विक रेशो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। इसको थोड़ा फुल फॉर्म में लिख के रखिएगा आप, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट कैसे निकलता है? क्विक एसेट्स निकलता है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। जो ये इन्वेंट्री है क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है, याद रखिएगा हमेशा। अब एक मैं आपको बैलेंस शीट बता रहा हूं, इसके थ्रू आपके बहुत सारे फॉर्मूलाज निकल के आएंगे। जरा देखिए, अगर मैं एक छोटी सी बैलेंस शीट यहां बना लूं, तो आपकी बैलेंस शीट के इस साइड में जो लायबिलिटीज होती हैं उसमें पहला होगा इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी, अब इक्विटी जो है, और दूसरा आपका होगा इक्विटी, और एक और नाम होगा शेयर होल्डर फंड। सेकंड जो होगा वो होगा आपका नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी का एक और नाम होता है लॉन्ग टर्म डेट। और तीसरा होता है करंट लायबिलिटी। क्या होता है? करंट लायबिलिटी को और क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म डेट। और अगर हम दोनों को जोड़ दें, किसको? 2 और 3 को, अगर मैं 2 और 3 को जोड़ दूं तो इट विल बी कॉल्ड व्हाट? टोटल डेट। क्या बोलेंगे इसको? टोटल डेट या टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी। और यहां पे हम टोटल करेंगे तो दैट इज टोटल लायबिलिटी, मतलब ये पूरी साइड का टोटल लायबिलिटी है। यहां पे हम बात करें तो ये तो लायबिलिटी हो गई, यहां पे हम एसेट्स लेते हैं। तो एसेट्स में पहला है नॉन करंट एसेट्स, और इसके दो हिस्से हो जाते हैं, फिक्स एसेट्स और दूसरा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और दूसरा है, ये तो 1 हो गया, 2 हो गया करंट एसेट्स। तो अगर हम इनको टोटल कर दें तो दैट बिकम्स व्हाट? क्या बोलेंगे? टोटल एसेट। अब समझिए, अगर क्वेश्चन के अंदर टोटल एसेट दे रखा है और आपका नॉन करंट एसेट दे रखा है, तो टोटल एसेट में से नॉन करंट एसेट हटाएंगे तो करंट एसेट आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में टोटल एसेट दे रखा है तो टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटी बराबर होते हैं। तो अगर क्वेश्चन में आपको 2 और 3 दे दिया जाए, मतलब नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, तो अगर मैं टोटल एसेट में से इन दोनों को हटाऊंगा तो ये भी आ जाएगा। या टोटल एसेट में से अगर आप फर्स्ट और सेकंड को हटा दें, टोटल एसेट में से फर्स्ट और सेकंड, तो थर्ड आ जाएगा, मतलब करंट लायबिलिटी। अब ऐसे ही अगर आपको टोटल लायबिलिटी दे रखा है तो टोटल लायबिलिटी में से अगर आप 1 हटा दें तब आपका करंट एसेट आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो इस बैलेंस शीट से भी आप कई सारे फॉर्मूलाज निकाल सकते हैं। तो करंट रेशो से मैंने बताया करंट एसेट अपन करंट लायबिलिटी। अगर मेरी करंट एसेट करंट लायबिलिटी का डबल है तो कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी है। लिक्विडिटी मतलब हार्ड कैश पोजीशन अच्छी है, मतलब कैश पोजीशन कंपनी की अच्छी है, स्ट्रांग है। कंपनी अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट आउट करने में कैपेबल है। सोल्वेंसी पोजीशन से यह पता चलता है कि कंपनी अपनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज का टाइम से पेमेंट कर पाएगी या नहीं। तो इसके लिए पहला है डेट इक्विटी रेशो, डेट अपॉन इक्विटी। अब डेट का मतलब लॉन्ग टर्म डेट्स, क्या बोल सकते हैं? लॉन्ग टर्म डेट्स अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। तो ये है डेट इक्विटी रेशो। इसका आइडियल भी 2:1 होता है, बट जैसे यहां पे 2:1 से ज्यादा होना अच्छा है, कम होना बेकार है। यहां ज्यादा होना बेकार है, कम होना अच्छा है, उल्टा है यहां पे। तो अगर मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं, मान लो आपके लॉन्ग टर्म डेट्स जो हैं आउटसाइडर जो डेट है, मनी जो वो है 100 करोड़ और इक्विटी है केवल से 20 करोड़।
तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने आउटसाइड लोन ज्यादा ले रखे हैं, तो इसका मतलब रिस्क की पोजीशन है। और अगर इसको मैं ऐसे कर दूं कि ये 100 करोड़ है, 120 करोड़ है, तो कंपनी की स्ट्रांग पोजीशन है कि ओनर मनी ज्यादा लगा हुआ है। अगला हो गया आपका डेट टू टोटल एसेट, तो डेट ऊपर और टोटल एसेट नीचे। अब आपने कहा सर इनकी डेफिनेशन क्या है, सुनिए। जो इसमें सेकंड नंबर पे है, ये सेकंड नंबर पे, इसको हम डेट बोलते हैं, सेकंड नंबर वाला। नॉन करेंट लायबिलिटी को लॉन्ग टर्म डेट या फिर डेट भी कहते हैं, मैं लिख देता हूं और डेट, और इसको हम डेट भी कहते हैं सेकंड नंबर वाले को। तो डेट, दैट इज लॉन्ग टर्म डेट, और अपॉन इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड। और यहां पे क्या गया, डेट अपॉन टोटल एसेट। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए आपका डेट है 80 करोड़ और जो टोटल एसेट आपका है से 300 करोड़, तो 300 करोड़ में से 80 करोड़ का डेट है, तो इसका मतलब 220 करोड़ की इक्विटी है, ओनर मनी है, तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। और अगर मैं ये कह दूं कि ये 380 करोड़ का तो डेट है और 300 का टोटल, सॉरी, तो इसको हम कर लेते हैं 300, क्या कुछ और ले लेते हैं इस वैल्यू को। अगर मैं ये कहता हूं कि आपकी टोटल एसेट, डेट आपका है 380 का और टोटल एसेट आपकी है से 450 की, टोटल एसेट में से 380 जो डेट है वो बड़ा कंपोनेंट है, इसका मतलब रिस्क की पोजीशन। नेक्स्ट आपका है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट, टोटल एसेट्स। तो इक्विटी का मतलब क्या हो गया, वही सेम शेयर होल्डर फंड, ये वाला जो इसका 1 है। अब शेयर होल्डर फंड में क्या आता है, शेयर होल्डर फंड में आता है आपका, शेयर होल्डर फंड की अगर हम बात करें, इक्विटी का बात करें, तो इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व्स, अदर रिजर्व्स, प्रॉफिट लॉस, क्रेडिट बैलेंस, सिक्योरिटी प्रीमियम, ये सब किसमें आता है, इक्विटी में। तो इक्विटी अपॉन टोटल एसेट। नेक्स्ट है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, क्या मेरा प्रॉफिट इंटरेस्ट को कवर कर पा रहा है, तो प्रॉफिट ऊपर और इंटरेस्ट नीचे, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज, फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज। तो ये जो आंसर है ये इस टू में आया, ये वाला भी इस टू में आएगा, और इसका आइडियल क्या है, 1:1, 1:1 इसका आइडियल है। और यहां पे अगर हम बात करें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की, ये आंसर टाइम्स में आता है, तो 6 to 7 टाइम्स ये अच्छा माना जाता है, 6 to 7 टाइम्स आइडियल है इसका, 6 to 7 टाइम्स। और ये जो इसका आइडियल 2:1 मैंने बताया, ठीक है। ये जो हमारा आंसर है ये इस टू में भी आ सकता है और ये परसेंटेज में भी आ सकता है, प्रोप्राइटरी रेशियो। एक और बात, जो आपका आईएससी बोर्ड का जो मार्किंग यूजुअली रहता है, उसमें वो क्या करते हैं, जैसे एक रेशियो 2 मार्क्स के लिए है, तो उसमें 1 मार्क आपका जो फॉर्मूला, हाफ मार्क उसका वर्किंग, और जो हाफ मार्क है उसके आंसर का होता है। और यूजुअली वो कहते हैं कि जो आंसर है वो 2 डेसिमल डिफरेंसेस तक लिखना है आपको, तो इसका मतलब 2 डेसिमल तक जाने के बाद 3rd डेसिमल को नहीं लिखना है, आपको उसको राउंड ऑफ करना है। अच्छा, इसका मतलब डेसिमल में जाने के बाद जो 3rd डिजिट आएगी वो अगर 5 या 5 से बड़ी है तो आप 2nd डिजिट में एक नंबर बढ़ा दीजिए, और अगर वो 5 से छोटी है तो आप 3rd नंबर को पूरी तरह इग्नोर कर दीजिए। तो इसका मतलब आपको 2 डेसिमल डिफरेंसेस तक उसको राउंड ऑफ करना है। समझ में आया? नेक्स्ट, तो इसका मतलब ये हो गया, अगर कोई स्टूडेंट एक रेशियो का क्वेश्चन 8 मार्क्स का अटेम्प्ट करता है और उस 8 मार्क्स के क्वेश्चन में 4 क्वेश्चंस उसमें पूछे, 4 अलग अलग रेशियो पूछे गए हैं, अगर वो केवल फॉर्मूले भी लिख के आता है तो उसका कम से कम 4 मार्क्स मिल जाएगा। तो फॉर्मूले में आपको यहां याद करा ही रहा हूं, तो आपको सारे फॉर्मूलाज एक जगह लिखे दिखाई देंगे, तो आपको उसको लर्न करना, याद करना आसान हो जाएगा। ठीक है, अगला है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ये आंसर टाइम्स में आएगा, किस में आएगा, टाइम्स में। और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू कैसे निकलता है, दो मेन फॉर्मूले तो लिख ही लीजिए आप कॉस्ट को निकालने के। एक होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। और एक होता है और नेट रेवेन्यू माइनस जीपी माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर आपने कहा सर ग्रॉस लॉस हो तो प्लस कर दीजिएगा। और एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलता है, एवरेज इन्वेंट्री निकलेगा ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय 2।
याद रखिएगा। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलेगा, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय 2। नेक्स्ट आपका है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, कैसे निकलेगा, नेट क्रेडिट परचेज, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल में दो चीजें आती हैं, डेटर एंड बीआर, और ये भी आंसर आपका टाइम्स में आएगा। आपने कहा सर ये नेट क्रेडिट रेवेन्यू कैसे निकलेगा, नेट क्रेडिट रेवेन्यू निकलता है टोटल रेवेन्यू मतलब टोटल सेल माइनस कैश सेल्स माइनस रेवेन्यू रिटर्न। मैं रिपीट कर देता हूं, नेट टोटल रेवेन्यू माइनस कैश रेवेन्यू माइनस रेवेन्यू रिटर्न, मतलब टोटल सेल में से कैश सेल्स और सेल्स रिटर्न लेस कर दिया। और हमारे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकलेगा, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल बाय 2। नेक्स्ट हमारा ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। अब ट्रेड पेबल कब बनते हैं, देखिए ये तो था इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, देन आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट, ये था, यहां पे मैं इसको थोड़ा सा कंजेस्टेड हो रहा है, थोड़ा अलग से बता रहा हूं, ये इस तरह से, ठीक है। तो यहां पे तो थोड़ा खुला खुला है, यहां पे थोड़ा सा ज्यादा लिखना है। तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो कैसे निकलेगा, ट्रेड पेबल कब बनते हैं, जब उधार खरीदते हैं, तो नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल, और ये भी आंसर किस में आएगा आपका, टाइम्स में आएगा, ठीक है। आपने कहा सर ये नेट क्रेडिट परचेज कैसे बनेगा, नेट क्रेडिट परचेज निकलेगा टोटल परचेज माइनस कैश परचेज माइनस परचेज रिटर्न। क्या बताया मैंने, नेट क्रेडिट परचेज टोटल परचेज माइनस कैश परचेज माइनस परचेज रिटर्न, अगर परचेज रिटर्न दे रखा है तो लेस कीजिए। और एवरेज ट्रेड पेबल कैसे निकलेगा, ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल बाय 2। नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल कैसे निकलता है, ये वाला निकलेगा नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अच्छा, नेट रेवेन्यू कैसे निकलता है, टोटल रेवेन्यू माइनस रेवेन्यू रिटर्न, नेट रेवेन्यू अपॉन वर्किंग कैपिटल, और ये भी हमारा आंसर किस में आएगा, टाइम्स में। अच्छा, जो वर्किंग कैपिटल का एक फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये भी आपका आंसर किस में आएगा, टाइम्स में आएगा। नेक्स्ट अगला है, अब आप सोच रहे होंगे सर इतने सारे हम फॉर्मूलेज याद कैसे करें, मैं आपको मेमोराइज करा दूंगा। अभी आप बस इस वीडियो को एंड तक देखिए, तभी आपको ये बेनिफिट देगा। नेक्स्ट है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, ये आंसर परसेंटेज में आएगा, किस में आएगा, परसेंटेज में। और आपने कहा सर ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डन। नेट रेवेन्यू में से कॉस्ट, देखिए अगर आप नेट रेवेन्यू में से जीपी हटाओगे तो कॉस्ट आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू आ जाएगा। मैं रिपीट कर देता हूं, अगर नेट रेवेन्यू में से जीपी हटाओगे तो कॉस्ट आ जाएगा, और नेट रेवेन्यू में से कॉस्ट हटाओगे तो जीपी आ जाएगा, लॉजिकल है। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग रेशियो, अभी जो मैंने बताया वो कौन सा था, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अगला क्या है हमारा, ऑपरेटिंग रेशियो कैसे निकलता है, जो ऑपरेशंस पे खर्चा हुआ है, तो ऑपरेशन पे डायरेक्ट खर्चा भी होता है, इनडायरेक्ट खर्चा भी होता है, तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस ऑपरेटिंग इनकम अपॉन नेट रेवेन्यू इनटू 100। और इसका जो फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, वो क्या है, ये भी आपका आंसर परसेंटेज में ही आएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जो ये कॉस्ट लिखा है उसकी जगह आप लिख दीजिए जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट, और जो मैंने प्लस करा उसे माइनस कर दीजिए, माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस ऑपरेटिंग इनकम अपॉन नेट रेवेन्यू इनटू 100, ठीक है। ये भी हमारा आंसर किस में आएगा, ये भी हमारा आंसर परसेंटेज में आएगा।
नेक्स्ट है नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो कैसे निकलेगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नेट रेवेन्यू इनटू 100। ये भी आपका आंसर किस में आएगा? परसेंटेज में। ठीक। नेक्स्ट इज आरओआई। आरओआई मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। तो ये भी आपका आंसर किस में आएगा? परसेंटेज में आएगा। आपने कहा सर ये कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है? कैपिटल एम्प्लॉयड लिख लीजिए, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, या तो हम डेट प्लस इक्विटी कह सकते हैं, डेट प्लस इक्विटी मतलब ये 1 और 2 डेट प्लस इक्विटी कर दीजिए तो ये आ जाएगा। या फिर हम कह सकते हैं और एक और फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, मैं बोल देता हूं। दूसरा आप लिख सकते हैं नॉन करेंट एसेट प्लस करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। दो तरीके हैं, या तो डेट प्लस इक्विटी कर दीजिए या नॉन करेंट एसेट प्लस करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी कर दीजिए, तो यू विल गेट कैपिटल एम्प्लॉयड। नेक्स्ट हम चल रहे हैं अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर किसको मिलता है? इक्विटीज को। और इक्विटी को कौन सा पैसा मिलता है? जिसमें से कंपनी ने अपने प्रॉफिट में से इंटरेस्ट भी लेस कर दिया है, टैक्स भी लेस कर दिया है, प्रेफरेंस डिविडेंड भी लेस कर दिया है। तो आफ्टर लिखना है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो ये आपका आंसर आएगा रुपीज पर शेयर। मतलब ऊपर हमें कौन सा प्रॉफिट लेना है? ऐसा प्रॉफिट जिसमें से इंटरेस्ट, टैक्स और प्रेफरेंस डिविडेंड सारा कुछ माइनस हो चुका है, अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो रुपीज पर शेयर आएगा। और आपका पी रेशियो कैसे लगेगा? मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर। पी रेशियो किस में आएगा? टाइम्स में आएगा। किस में आएगा? टाइम्स में, कि हमारा जो प्राइस चल रहा है वो अर्निंग पर शेयर का कितना टाइम्स है। अब मैं आपको इन सारे फॉर्मूलाज को थोड़ा सा मेमोराइज कराता हूं, आप 1 बाय 1 सुनते जाइए, ठीक है। मैं ट्राई करूंगा कि आपको फॉर्मूलाज एटलीस्ट लर्न हो जाएं, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जब रेशियो के क्वेश्चंस को करते हैं तो वो फॉर्मूलाज को पीछे से बुक से देखकर तब करते हैं, तो विल बी ऑफ नो यूज। जब तक आपको फॉर्मूलाज लर्न नहीं है तब तक उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो मैं 1 बाय 1 आपको रिवाइज करा रहा हूं, सुनिए, ध्यान से सुनना है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो ले लीजिए, क्योंकि मैंने सारे फॉर्मूलाज को एक साथ लिख दिया है, ठीक है, आपको लर्न करना आसान रहेगा। तो हम इसमें क्या करेंगे? सबसे पहला काम है हम रेशियो को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, लिक्विडिटी, सोल्वेंसी, एक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी। पहला स्टेप, आपको सबसे पहला काम क्या करना है याद करने के लिए? यू डिवाइड द रेशियो इनटू 4 पार्ट्स, लिक्विडिटी, सोल्वेंसी, एक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी। अगर आपको कैश पोजीशन चेक करनी है कि कैश में कैसी है कंपनी, कैश है नहीं है तो लिक्विडिटी पोजीशन। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज का पेमेंट कर पाएगी नहीं कर पाएगी तो सोल्वेंसी पोजीशन। अगर बिजनेस कितना एक्टिव है उसके लिए एक्टिविटी रेशियो, जिसको हम टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। एंड अगर प्रॉफिट चेक करने हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी। पहला, इसमें 2 रेशियो याद करने हैं, करंट रेशियो, क्विक रेशियो। इसमें 4 याद करने हैं, डेट इक्विटी, टोटल डेट टू टोटल एसेट, प्रोप्राइटरी, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ऐसा करिए, इसमें 2 याद कीजिए, 2 हैं, इसमें 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4, और इसमें 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इसका मतलब यहां कितने रेशियो हमारे पास? 2, यहां 4, यहां 4, यहां 7, 2 4 4 7। डन। अब नाम याद कर लेते हैं। इसमें 2 हैं, करंट रेशियो, क्विक रेशियो। इसमें 4 हैं, डेट इक्विटी रेशियो, टोटल डेट टू टोटल एसेट, प्रोप्राइटरी, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसमें इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। इसमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, देन आपका ऑपरेटिंग रेशियो, देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, देन नेट प्रॉफिट रेशियो, आरओआई, ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, एंड पीई रेशियो। अब आपने कहा सर इतना याद कहां से करें? याद कराता हूं, सुनिए। करंट रेशियो, ये वाला तो मैक्सिमम बच्चों को याद रहता है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। और इसमें क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट को लिक्विड एसेट भी
कहते हैं। तो करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन्वेंट्री को क्लोजिंग इन्वेंट्री भी कहते हैं। ये मैंने बैलेंस शीट आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, इसे लर्न कीजिए। यहां आइए, डेट इक्विटी रेशियो, डेट ऊपर इक्विटी नीचे, डेट टू टोटल एसेट, डेट पहले लिख दो, टोटल एसेट को नीचे लिख दो। प्रोप्राइटरी, प्रोप्राइटरी मींस ओनर, ओनर मींस इक्विटी, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट। और यहां पे क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट, मतलब मेरा प्रॉफिट इंटरेस्ट का कितना टाइम्स है, पर ऐसे प्रॉफिट में से इंटरेस्ट और टैक्स माइनस नहीं हुआ है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट, मतलब जितना इंटरेस्ट देना है, ये टाइम्स में आएगा। 6 to 7 अच्छा माना जाता है, ठीक है। अब हम यहां आ जाते हैं, इसमें पहला क्या है आपका, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो आप टर्नओवर हटा दो, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, वर्किंग कैपिटल, डन। तो देखिए, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऊपर आया, और क्योंकि ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है तो नीचे एवरेज इन्वेंट्री आया। ये ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है तो नीचे नीचे क्या आया, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ये ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो है तो नीचे क्या आया, एवरेज ट्रेड पेबल। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो है तो नीचे क्या है, वर्किंग कैपिटल। तो ये याद रखिए, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है तो नीचे एवरेज इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है तो नीचे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो है तो नीचे एवरेज ट्रेड पेबल, और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो है तो नीचे वर्किंग कैपिटल। ये सारे के सारे टाइम्स में आएंगे, ये सारे के सारे इज टू, ये वाला भी आपका इज टू है, मैं लिख देता हूं इसे भी कि ये वाला भी आपका इज टू है, इज टू। तो आपका ये वाला रेशियो इज टू में है, इज टू में है, ये इज टू परसेंटेज दोनों में, ये टाइम्स में, ठीक है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री कैसे आता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय 2, और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू कैसे निकलेगा, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, या फिर नेट रेवेन्यू माइनस जीपी। और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कैसे निकलेगा, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। आपने कहा सर ये कैसे निकलेगा, टोटल रेवेन्यू माइनस कैश रेवेन्यू माइनस रेवेन्यू रिटर्न, और ये ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल बाय 2। ये नेट क्रेडिट परचेज कैसे निकलता है, टोटल परचेज माइनस कैश परचेज माइनस परचेज रिटर्न, और ये कैसे निकलेगा, ओपनिंग ट्रेड रिसीव ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल बाय 2। और ट्रेड पेबल में क्या आता है, क्रेडिटर एंड बीपी, क्या आता है, क्रेडिटर प्लस बीपी, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, तो इसमें आएगा नेट रेवेन्यू अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल, ये भी टाइम्स में आएगा। अच्छा, एक और पॉइंट बताना चाहूंगा, ऑपरेटिंग रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का टोटल हमेशा 100 होता है। अगर आपका ऑपरेटिंग रेशियो आएगा 90 तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा 10, ये 95 तो ये 5, याद रखिएगा, दोनों का टोटल 100 आता है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर अपॉन नेट रेवेन्यू इनटू 100। आपका ऑपरेटिंग रेशियो तो ऑपरेटिंग कॉस्ट ऊपर आती है, आपने सारे ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है, इसमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू आता है प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आते हैं, ऑपरेटिंग इनकम माइनस कर दीजिए अपॉन नेट रेवेन्यू इनटू 100। आपने कहा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन एंड बैड डेट्स। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन यहां काउंट नहीं होगा। तो हमने क्या करा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, बैड डेट्स, डिस्काउंट, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन, दे विल बी टेकन एज ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ओके। और आपका ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है, डिस्काउंट रिसीव्ड एंड कमीशन रिसीव्ड, तो वो ऑपरेटिंग इनकम है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को यहाँ पे ऐड करा और ऑपरेटिंग इनकम को हम यहाँ ने माइनस किया। अब आप इसको याद करने का तरीका क्या है, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, प्रॉफिट, उसमें यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट ले लीजिए, कॉस्ट की जगह क्या लिख दीजिए आप, कॉस्ट की जगह क्या लिख दीजिए, जीपी, और जो मैंने यहाँ ऐड करा उसे यहाँ लेस कर दीजिए, और जो लेस करा उसको यहाँ ऐड कर दीजिए। आपने कहा सर फिर भी याद कैसे हुआ, क्योंकि ये प्रॉफिट की बात कर रहा है तो इनकम जुड़ेगी, बस इतना याद कर लीजिए। अगर ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, तो ऑपरेटिंग इनकम जुड़ेगी, ये जुड़ेगा तो ये घटेगा। और दूसरे केस में अगर यहां ये जुड़ रहा है तो वहां ये घटेगा, ये घटेगा तो ये जुड़ेगा, तो बस एक जगह याद कर लीजिए। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैसे है, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग इनकम अपॉन नेट रेवेन्यू टू 100, ये सारे परसेंटेज में आएंगे। नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नेट रेवेन्यू इनटू 100। और आरओआई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगा, नेट पर, देखो यहां पर भी नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, और यहां पर भी नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब कितना पैसा बिजनेस में लगा हुआ है, ओनर मनी भी और आउटसाइडर मनी भी, तो इसको डेट प्लस इक्विटी कह सकते हैं। एक और भी कह सकते हैं, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। और नेक्स्ट है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, नेट प्रॉफिट। अब ये नेट प्रॉफिट किसको मिल रहा है, इक्विटीज को, और इक्विटीज को कौन सा पैसा मिलता है, जो एंड में मिलता है। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, ऐसा प्रॉफिट जिसमें से इंटरेस्ट, टैक्स और प्रेफरेंस डिविडेंड सारा कुछ माइनस हो रखा है, अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ये आएगा रुपीज पर शेयर।
और आपका पी रेशो, पी मतलब प्राइस, ई मीन्स अर्निंग, मार्केट प्राइस अपॉन अर्निंग पर शेयर, ये आंसर टाइम्स में आएगा। तो होपफुली मैंने आप लोगों के साथ सारे फॉर्मूलाज डिस्कस किए हैं। मैंने ट्राई किया है आप लोगों को ये फॉर्मूलाज मेमोराइज हो जाएं। आप लोगों के एग्जाम के लिए ये एक रिवीजन का काम करेगा और आप लोगों को एग्जाम में काफी हेल्प करेगा। और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एक बार आप ले सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, अपने जूनियर स्टूडेंट्स, अपने जो जूनियर फ्रेंड्स हैं उन लोगों को बताइए। तो ये मुझे मोटिवेट करेगा और नए वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।